नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो आपके लिए जीएस के 50 प्रश्नों का समूह 50 प्रश्न डिस्कशन के साथ ये रोजाना का ये रूटीन है। रोजाना शाम को आ जाता है। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जीएस के क्लास आपसे ना छूटें। एक एक चीज़ अगर आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले प्रश्न पे हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न जो कहता है, खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है। देखिए भैया, बहुत आसान है, क्वेश्चंस बहुत आसान है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है कि आप इसे आसानी से बना सकें। ठीक है, एक एक चीज़ों को आपको समझना होगा। देखिए, खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या पूछा जा रहा है, तो 12, 9, 7, 6 4 ऑप्शन हैं आपके। तो 12 तो होता है, प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 12 होती है। ठीक है, लेकिन मैदान पे उतरते हैं 9 खिलाड़ी। मैदान पर कितने खिलाड़ी उतरते हैं? 9 खिलाड़ी। और 3 खिलाड़ी जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो अतिरिक्त होते हैं। यानी कि टोटल की अगर बात करें, खिलाड़ियों की संख्या की बात करें तो 12 होती है। अब आपके जहन में इस तरह के सवाल अगर आ गए और ऑप्शंस 12 भी रहे और 9 भी रहे, तब आप क्या करेंगे बताइए? तब आप 12 ही डालेंगे। ठीक है, प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 12 डालेंगे। 9 खिलाड़ी खेलते जरूर है, लेकिन प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 12 होती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नंबर दूसरा, आगा खान पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है? आगा खान पैलेस की बात हो रही है। तो 1892 ईस्वी में स्थापित यह आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के पुणे शहर में है। महाराष्ट्र के पुणे शहर में ये स्थित है आगा खान पैलेस। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? पहली भारतीय महिला जो कि ओलंपिक पदक जीती है, वो भी एक बार नहीं 2 बार। पहली भारतीय महिला है, बताइए। हिमा दास, पीवी सिंधु, या फिर साइना नेहवाल, मनिका बत्रा? इसका सही जवाब पीवी सिंधु होगा। पीवी सिंधु 2 बार जीती है। एक बार जीती है रियो ओलंपिक में, रियो ओलंपिक। ठीक है, रियो ओलंपिक कितना? 2016 में। और दूसरा टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक 2020 वाला। तो इसमें ये कांस्य जीती है, ये भी, और इसमें रजत जीती है। रजत, रजत मतलब सिल्वर, और ये कांस्य। तो इस तरह से तीसरा का सही जवाब पीवी सिंधु हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था? सर्व शिक्षा अभियान की बात हो रही है, तो इसका सही जवाब 2001 हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 ईस्वी में की गई थी। आगे देखेंगे छठा नंबर, 5वां नंबर, निम्नलिखित में कौन सा समाचार पत्र भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था? पहला हिंदी समाचार पत्र बताना है आपको। क्वेश्चंस देख लें, पढ़े होंगे आप। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप जरूर बता देंगे, बहुत इजी है। देखिए, उदंत मार्तंड इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आनंद बाजार पत्रिका, केसरी, ये सारे नहीं हो गए, उदंत मार्तंड हो जाएगा, जो कि भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र है। ठीक है, और इसके संपादक जो थे, पहले संपादक जो थे, ये थे जुगल किशोर शुक्ल। जुगल किशोर शुक्ल। कब छपा था? 1826 में, 1826 ईस्वी में। साप्ताहिक पत्रिका थी, इसे भी आपको याद रखने हैं। साप्ताहिक ये पत्रिका थी उदंत मार्तंड, जो कि हिंदी में छपती थी। आनंद बाजार पत्रिका के संपादक की अगर बात करें तो प्रफुल्ल कुमार था, प्रफुल्ल कुमार थे कह सकते हैं। केसरी के बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो सभी को याद करते जाना है। इस तरह के प्रश्न आए तो एकदम इजीली बनाना है। इस तरह के जरूर ध्यान दें। पत्रिका से संबंधित, संपादक से संबंधित ये सारी चीजें, बुक से के लेखक, ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो इसको एकदम ध्यान में देते जाना है, याद रखना है। खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? सल्तनत काल को पूरा आप याद रखें। सल्तनत काल में कौन कौन वंश कैसे आए? सबसे पहले बात जाने की, सल्तनत काल 1206 से शुरू होता है। 1206 ईस्वी से सल्तनत काल की शुरुआत होती है। सल्तनत काल की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1206 ईस्वी से। सल्तनत काल। अब सल्तनत काल में सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने जब यहाँ विजय प्राप्त किया था, किसके खिलाफ? पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ 1192 ईस्वी में।
उसके बाद यहाँ राज करते हुए 1206 ईस्वी में भारत से वो लौट गया था। 1206 ईस्वी में भारत से वो लौट गया था और अपना जो उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको यहाँ छोड़ गया था। कुतुबुद्दीन के ऐबक यहाँ हाथों था भारत। और 1206 ईस्वी में जैसे ही मोहम्मद गौरी लौटता है, उसकी मृत्यु होती है 1206 ईस्वी में। और उसके बाद मोहम्मद गौरी अपने आप को यहाँ गुलाम वंश की स्थापना कर सकते हैं किया 1206 ईस्वी में। और अपने आप को वह गुलाम ही समझता था, लेकिन यहाँ वह सल्तनत काल की नींव डाली। और 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक, हालांकि वह जो राजधानी बनाया था वो कहाँ बनाया था बताइए? लाहौर में। कहाँ राजधानी बनाया था? लाहौर में। अब 1206 ईस्वी में गुलाम वंश, इसे ध्यान दें, जो कि 1206 से लेके 1290 तक चला। फिर उसके बाद आया खिलजी वंश। खिलजी वंश ये कब से कब तक चला? ये 1290 से लेके 1320 तक चला। अब खिलजी वंश जैसे ही समाप्त होता है तो उसके बाद आता है तुगलक वंश का नंबर। तुगलक वंश, तुगलक वंश ये 1320 से लेकर ये 1414 ईस्वी तक चला। ठीक है। उसके बाद तुगलक वंश के बाद आता है सैयद वंश। सैयद वंश जो कि 1420 से लगभग जाता है 1451 तक। ठीक है। अब सैयद वंश के बाद एक और वंश आता है जो कि लोदी वंश होता है, लोदी वंश। और यह 1451 से लेके 1526, इब्राहिम लोदी अंतिम शासक इसका रहता है 1526, जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। बाबर विजयी हुआ था और बाबर मुगल वंश की स्थापना किया था। तो सल्तनत काल यहाँ समाप्त हो जाता है। लोदी वंश का अंतिम राजा इब्राहिम लोदी मारा जाता है और बाबर मुगल काल का आरंभ करता है। ठीक है। तो इस तरह से आपको देखने हैं। तो सबसे क्या कहता है? खिलजी वंश के ठीक बाद, तो खिलजी वंश के ठीक बाद कौन है? तुगलक वंश। तो इसका सही जवाब तुगलक वंश हो जाएगा। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी, तुगलक वंश की। आगे देखेंगे 7वां नंबर, निम्नलिखित में कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? चलिए बताइए, यमुना नदी की सहायक नदी। 4 ऑप्शंस में से बेतवा, चंबल, हिंडन, गंडक में से हिंडन नदी जो है ये यमुना की सहायक नदी नहीं है। बाकी बेतवा, चंबल, गंडक जो है वो यमुना की सहायक नदी है। भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था ये बताना है। आयुध अधिनियम 51, 59, 64, 55। तो आसान है, 1959 ईस्वी का सही जवाब हो जाएगा। भारत में आयुध अधिनियम 1959 ईस्वी में पारित किया गया था। अब देखें एक और है, नील विद्रोह एक कृषक आंदोलन बंगाल भारत में कब शुरू हुआ था? नील विद्रोह कृषक आंदोलन जो हुआ था वो बंगाल में हुआ था और कब हुआ था ये बताना है। तो नील विद्रोह जो हुआ था वो 1859 ईस्वी में हुआ था। नील विद्रोह यह एक कृषक विद्रोह था। नील की खेती के चलते यह एक विद्रोह किया गया था। प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? ऑप्शंस आप देख लें, आपके 4 ऑप्शंस हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, शरदचंद्र चट्टोपाध्याय और एक है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका सही जवाब बंकिम चंद्र चटर्जी होगा। दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। तो पुस्तक और लेखक इसे भी आपको याद रखने हैं। आगे देखेंगे 11 किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया? भारतीय परिषद को समाप्त करने का मतलब है भारतीय परिषद जो था वो 1858 से संबंधित है। 1858 ईस्वी में भारतीय परिषद आया था जिसे समाप्त किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। तो आपका सही बी हो जाएगा, राइट आंसर। 12 नंबर देखेंगे, महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है? उड़ीसा में तो बहुत है, झारखंड में भी है, उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा। महानदी का विस्तार उत्तर प्रदेश में नहीं है, छत्तीसगढ़ में फिर है। महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है और महानदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये सारी चीजों को आपको याद रखने हैं। 13 देखिए, निम्नलिखित में से किसे यूनानी लेखकों ने अमित्र घात की उपाधि दी थी? अमित्र घात किसे कहा जाता है? श्रीकृष्ण निकेटर, अलेक्जेंडर, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर बिंदुसार? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमित्र घात बिंदुसार को कहा जाता है, बिंदुसार। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का स्थापना की अगर हम बात कर लें तो स्थापना 2013 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय पूछ रहा है हरियाणा के किस गांव में है? तो यह गुरुग्राम एक जिला है हरियाणा का, वहीं स्थित है यह संस्थान का मुख्यालय। स्थापना 2013, इसे भी आप जरूर याद रखें।
चलिए 15 देखें, बर्मा के भारत से अलग होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। ये ध्यान देना है, लॉर्ड लिनलिथगो। इसका कार्यकाल जो था ये 1936 से लेके 43 ईस्वी तक, 1936 से 1943 ईस्वी तक यह भारत का वायसराय रहा है। और इसी बीच जो बर्मा अलग हुआ है, बर्मा अलग हुआ है कब? 1937 ईस्वी में। और 1937 ईस्वी में लॉर्ड लिनलिथगो ही वायसराय था। तो इस तरह से आपके आंसर हुए डी। चलिए यहां पे देखेंगे 16, वल्लभी मंदिर की वास्तुकला किस शैली की उपश्रेणी है? तो वल्लभी मंदिर की जो वास्तुकला है वो नागर शैली है। नागर शैली, दक्षिण में नागर शैली, उत्तर में द्रविड़ शैली दक्षिण में, नागर शैली उत्तर में, बेसर शैली दोनों का सम्मिश्रण है। चलिए आगे देखेंगे, एक्सरे की खोज निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, जे थॉमसन, डब्ल्यू.सी. रॉन्टन। सब जाना पहचाना नाम है, पढ़े होंगे तो सभी नाम आपके एक एक करके दिमाग में उभर गए होंगे। देखिए रदरफोर्ड जो है प्रोटॉन की खोज की है, चैडविक न्यूट्रॉन की, ठीक है, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की। तो तीनों तो बट गए, तो डब्ल्यू.सी. रॉन्टन एक्सरे का हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखने हैं। जो जो मेन पॉइंट होते हैं आप उसे नोट करते जाएं या फिर स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। और ये सिलसिला आपको कुछ दिनों तक चलेगा, आपकी तैयारी के लिए है। बहुत जल्द ही एसएससी का क्लास भी शुरू होने वाला है, जीएस के क्लास होंगे जिसमें से जीके जीएस तो होगा ही, साइंस के ढेर सारे क्वेश्चंस उसमें अराइज होंगे। फिर रीजनिंग के क्लास यहाँ पे लिए जाएंगे, अलग से मैथ के भी क्लास करने की कोशिश है। तो लबोलवाब ये है कि पूरी तैयारी आपकी एसएससी की, जो एसएससी कौन, बिहार एसएससी की हम बात कर रहे हैं, बिहार एसएससी की तैयारी बहुत जल्द यहाँ पे शुरू होगी। इंटर लेवल की जो एक वैकेंसी निकली है बम्पर पदों पर, 11,098 पदों पर। तो सेट के अलावे सेट में जीएस के जो पैटर्न होंगे, जो न्यू पैटर्न सिलेबस का होगा, सारा यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। और आपके लिए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। कोई फीस नहीं है, निःशुल्क है, इसलिए आसान जल्दी आगे। 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान विशिष्ट अतिथि कौन थे? पहला गणतंत्र दिवस जब 1950 ईस्वी में मनाया गया था तो गणतंत्र दिवस में कौन से अतिथि पहले थे? तो देखें, भूटान के, पाकिस्तान के नहीं, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो थे, जो कि सबसे पहला जब भारत का गणतंत्र हुआ था 1950 ईस्वी में, तो विशिष्ट अतिथि के रूप में आई थी। 19 निम्नलिखित में किस सम्राट ने सांची में स्तूप? बहुत आसान है, अशोक के द्वारा सांची का स्तूप बनाया गया है। चलिए अब आगे 20 देखेंगे, भारत की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात, बहुत आसान है, लिंगानुपात किसे कहते हैं? लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। आसान है ना, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, यह है आपका लिंगानुपात। और इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछ दिए जाएंगे तो आसान है, लेकिन इस तरह के अगर ऑप्शंस भी दिए रहेंगे तब आप फंसेंगे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ये है लिंगानुपात इसी तरह से निकाले जाते हैं। इलाहाबाद प्रशस्ति में किसका उल्लेख मिलता है? इलाहाबाद प्रशस्ति, तो यहाँ पे देख लें, ऑप्शंस आपका पहला ही है समुद्रगुप्त का इतिहास का वर्णन यहाँ पे मिलता है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के शासक थे, इसे कवि की संज्ञा भी दी गई है। ठीक है, इनके दरबारी कवि हरिसेन थे, इसे भी आपको याद रखने हैं। हरिसेन भी पूछा जाता है, जो कि प्रयाग प्रशस्ति या कह सकते हैं इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि निर्माणकर्ता हरिसेन ही थे। और हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, दरबारी थे हरिसेन। और इलाहाबाद प्रशस्ति या फिर इसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है, प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। हालांकि इलाहाबाद का पुराना नाम की अगर बात करें तो यह प्रयाग ही था, जो कि अभी अपने नए नाम में ये फिर से आ गया है। इलाहाबाद का पुनर्नाम लाया गया है, नाम जो दिया गया है वो प्रयाग दिया गया है। प्रयाग प्रशस्ति के नाम से समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे हरिसेन, उन्होंने ही ये उत्कीर्ण किया था। आगे देखेंगे 22, 6 से 14 वर्ष की, देखिए क्वेश्चन से आराम से देखिए, क्वेश्चंस देखेंगे ढेर सारे, इसमें क्वेश्चंस आपको दिखेंगे,
ढेर सारे क्वेश्चंस दिखेंगे और आंसर देखेंगे तो आपको लगेगा कि 4-5 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, एराइज होंगे और पूछे जा सकते हैं। अब देखिए 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देखिए प्रदान करने के संबंध में अनुच्छेद 21A, ध्यान से देखें, भारत के संविधान में किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो सब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 73वां संविधान संशोधन, 42वां, 64वां ये इससे संबंधित नहीं है, बल्कि 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 ईस्वी में हुआ था, 2002 ईस्वी में हुआ था। और इसमें 86वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो इसमें यह प्रावधान किया गया था कि 6 से 14 वर्ष के जो आयु के बच्चे होंगे उनको मुफ्त में शिक्षा देगी सरकार के द्वारा, यह किया जाएगा। ये दो चीजें, एक मौलिक अधिकार में भी इसे रखा गया है और मौलिक कर्तव्य में भी इसे रखा गया है। अब यहाँ पे देखें कि 51A में मौलिक कर्तव्य का वर्णन मिलता है, मौलिक कर्तव्य का वर्णन मिलता है, कर्तव्य का वर्णन मिलता है 51A में, और वहां भी इसको रखा गया है क्या, मुफ्त शिक्षा के बारे में। यानी कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे आपका कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है कि आप उसको शिक्षा दें। चलिए यह तो आपका मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य हो गया। अब मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 में वर्णित है, इसे मौलिक अधिकार की संज्ञा दी गई है। मौलिक अधिकार कहने का मतलब है कि ये तो मौलिक कर्तव्य है कि हम इसको शिक्षा देंगे, लेकिन मौलिक अधिकार है कि 21A में दिया गया है। मौलिक अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार अधिनियम से यह संबंधित है, तो हम लड़ के भी ले सकते हैं, न्याय यानी कि न्यायपालिका से लड़ के मौलिक अधिकार के रूप में ये चीजें ग्रहण कर सकते हैं। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, तो कितना यहाँ पे आ गया, 21A जोड़ा गया है किस संविधान संशोधन के तहत, तो 86वां संविधान संशोधन के तहत। कब हुआ, 2002 में हुआ। मौलिक कर्तव्य में किसे जोड़ा गया है, तो 51A में जोड़ा गया है। 86वें संविधान संशोधन के तहत इसे भी जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य के रूप में। तो ये जो मुफ्त शिक्षा वाला बात हुआ, तो ये मौलिक कर्तव्य भी है और मौलिक अधिकार भी, तो इसे अच्छे से याद कर लें। चलिए 23, राजनीति का कौन सा निदेशक सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। 51 इसका सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 51 ये बताता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित चीजें। सैडल चोटी कहाँ स्थित है, 24 में है, बैरन, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो सैडल चोटी या सैडल पीक जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, ठीक है, सैडल पीक। हिमालय में कितने अनुदैर्घ्य समानांतर श्रेणियां हैं, तो ऑप्शंस देखें, 3 होते हैं अनुदैर्घ्य समानांतर श्रेणियां। कौन कौन होता है, एक महान हिमालय होता है, महान हिमालय देखते जाएं, एक मध्य हिमालय होता है, मध्य हिमालय, चलिए, और एक होता है शिवालिक, शिवालिक श्रेणी। तो 3 हुआ, 1 2 3, तो 3 प्रकार की जो समानांतर श्रेणियां हैं, तीनों को याद रखना है, महान, मध्य और शिवालिक। चलिए 26 है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया NII में स्थित है, कहां है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में ये पूछ लिए जाते हैं, तो ये पुणे इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए चरक द्वारा रचित चरक संहिता की विषय वस्तु पूछा जा रहा है। देखिए इसमें भी 2-3 क्वेश्चन आ गए। चरक संहिता किसने लिखी, तो चरक। विषय वस्तु क्या है, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट ये है, आयुर्वेद है। चरक ने चरक संहिता में किस चीज का उल्लेख किया है, आयुर्वेद का उल्लेख किया है चरक ने, ठीक है। चलिए 28, द गुड अर्थ किसने लिखा है, पर्लसबैक, चार्ल्स डिकेन, हेमिंग्वे या ओनील। पर्लसबैक इसका सही जवाब हो जाएगा। द गुड अर्थ किसने लिखा है, पर्लसबैक ने लिखा है, और इसके लिए इसे पुलित्जर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, पुलित्जर पुरस्कार इसे मिला है, पुलित्जर ये मिला है 1932 ईस्वी में। इसे नोबेल भी मिला है, नोबेल पुरस्कार भी इसे प्राप्त हुआ है इसी बुक के लिए, द गुड अर्थ के लिए इसे मिला है नोबेल, ये मिला है 1938 ईस्वी में। तो ये दोनों चीजों को भी आप याद रख लें, पुलित्जर 1932 में मिला है, नोबेल 1938 में मिला है, किसको, द गुड अर्थ को, और लेखक कौन है, पर्लसबैक। मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है, मानवाधिकार, नागरिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार या फिर राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक या संवैधानिक अधिकार इसे कहा जाता है, मत देने का अधिकार मेरा राजनीतिक अधिकार है। 30, आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस आसान है, कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे ही दिखे मारना है। आगे
मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा कौन है? फाइकस, सेंटलम, कुस्कुटा, यूफोरबिया। चलिए बताइए, बहुत आसान है आपके लिए, ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत परीक्षाओं में ये पूछा गया है। देखिए कस्कुटा इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके उदाहरण हम बता देते हैं। अमरवेल, समझ में आ गया होगा। अमरवेल जो होता है ये परजीवी पौधा होता है, परजीवी के रूप में यह व्यवहार करता है। चलिए सबसे बड़ा श्वेत रुद्राणु, तो श्वेत रुद्राणु जो होते हैं वे 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। देखिए लसिकाणु लिम्फोसाइट्स होता है, एक होता है केंद्रकाणु मोनोसाइट, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोनोसाइट जो होता है ये सबसे बड़ी श्वेत रुद्राणु होते हैं। ठीक है, चलिए किसने 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है? रिकॉर्ड 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है, तो वॉल्ट डिज्नी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शंस क्या देखें, इसका सीधा जवाब मार देंगे वॉल्ट डिज्नी। 26 बार ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर फिल्म से संबंधित अवार्ड है। किसके शासनकाल में तुलसी ने रामचरितमानस लिखी थी? आसान है, अकबर, 16वीं शताब्दी, अकबर के द्वारा। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला, भारत रत्न पुरस्कार एक एक करके देखेंगे कि इनको कब मिला। मदर टेरेसा को भारत रत्न मिला है 1980 ईस्वी में। भारत रत्न जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान निधि है, सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार कर सकते हैं। और सबसे पहले ये किन्हें दिया गया? 1954 ईस्वी में दिया गया था। भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो थे उनको दिया गया था। ठीक है, तो मदर टेरेसा 1980 ईस्वी में दिया गया है। इंदिरा गांधी को 1971 ईस्वी में दिया गया है। लता मंगेशकर को 2001 में दिया गया है भारत रत्न। सरोजनी नायडू को भी 1971 ईस्वी में दिया गया है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला, तो इंदिरा गांधी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1971 ईस्वी में सबसे पहले इंदिरा गांधी को ही दिया गया था। ठीक है, मदर टेरेसा को नोबेल भी मिला है 1979 ईस्वी में, नोबेल। ठीक है, नोबेल कब मिला है? 1979 ईस्वी में। भारत रत्न 1980 ईस्वी में। 1979 ईस्वी में शांति के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये सारी चीजों को आपको याद रखने हैं, कब कहाँ किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कहा नहीं जा सकता। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है? 2G, 3G, 4G, 5G, अभी 5G लॉन्चिंग है, 5G चल रहा है। तो 5G मतलब 5th जनरेशन, तो G मतलब जनरेशन। आसान था, आसान है। चलिए 37, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया था। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? उस समय वायसराय बताइए कौन था? 1905 में लॉर्ड कर्जन था 1905 में। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। स्वशासन सुनिश्चित करना इसका सही जवाब हो जाएगा। स्वशासन सुनिश्चित करना स्वराज का मुख्य उद्देश्य था। 38, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो ये हो जाएगा 1935 का जो अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम 1935, इसी के तहत प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया था। प्रांतीय सरकारों का गठन जब किया गया था 1937 ईस्वी में, बाद में चलकर इस्तीफा दिया गया था। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होंगे और खास करके ये सेगमेंट आप पढ़े होंगे 1905 से लेकर 1947, तो इन सारी चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। 39 देखेंगे, प्रकाश के अपवर्तन का निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? प्रकाशीय घनत्व, प्रकाश की आवृत्ति, मध्य का आपतन कोण या फिर द्रव्यमान घनत्व। तो 4 ऑप्शंस में से आपका जो सही ऑप्शन होगा ये घनत्व से संबंधित है, द्रव्यमान घनत्व इसका सही जवाब हो जाएगा। ये मुख्य कारक में से है। निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकार तौल माप का प्रभारी था? ये पौतवाध्यक्ष हो जाएगा जो कि तौल माप का प्रभारी था। सीताध्यक्ष भूमि से संबंधित था, सुनाध्यक्ष जो सेना से संबंधित था। इन सारी चीजों को आप याद कर लें, नोट कर लें। निम्नलिखित वंशज ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? सही उत्तरों को चुने, इसको हम बता चुके हैं, इसलिए आसान है ये। सबसे पहले तो गुलाम वंश हो जाएगा, दूसरा नंबर पर गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आएगा, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आता है, तुगलक वंश यहाँ नहीं है। तुगलक वंश के बाद क्या आता है? सैयद वंश आता है। सैयद वंश के बाद कौन आता है लास्ट में? ये आता है लोधी वंश। तो तुगलक वंश नहीं है इसलिए 4 तक गया है, इसे 5 तक जाता है। ठीक है, चलिए 42, निम्नलिखित में किसके द्वारा जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी गई थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल
1919 ईस्वी को। याद रखना है किसके विरोध में? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में। कौन सा कानून था? रॉलेट एक्ट, ठीक है, जो कि 1919 ईस्वी में आया था। इसे काला कानून की संज्ञा दी गई थी, काला कानून की संज्ञा दी गई थी। इसमें क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वहां पे ढेर सारे भारतीयों का गोली से छलनी कर दिया गया था, मारे गए थे। लगभग 1500 व्यक्ति मारे गए थे, लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 500 बताता है, लेकिन बहुत सारे मरे थे वहां पे। तो इसको सही से आप देख लें, जालियांवाला हत्याकांड। ये रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे जो कि सर की उपाधि को रिटर्न किए थे, त्याग दिए थे। चलिए 43 देखेंगे। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी ने कब दिया था? यह दिया था असहयोग आंदोलन के समय। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? यह हुआ था 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन बंद कब हुआ था? तो 12 फरवरी 1922 को। 12 फरवरी 1922 को यह क्या हो गया था? बंद कर दिया गया था। क्यों? 3 फरवरी 1922 ईस्वी को, 3 फरवरी 1922 ईस्वी को क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड हुआ था। याद होगा आप लोग को, चौरी चौरा कांड हुआ था, ठीक है। 3 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसमें से क्या हुआ था? चौरी चौरा एक जगह का नाम है उत्तर प्रदेश में। वहां पे क्या हुआ था? थाना में आग लगा दिया गया था, जिसमें से ढेर सारे सैनिक, सेना जो थे, कुछ भारतीय भी थे, कुछ अंग्रेज थे, वो मर गए थे, जल गए थे। और इसी घटना के बाद 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा महात्मा गांधी के द्वारा, क्योंकि लीडिंग जो लीडर थे वो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी के द्वारा ये असहयोग आंदोलन चलाया गया था, और उसी में यह नारा दिया गया था कि 1 वर्ष में स्वराज होगा, ठीक है। दांडी मार्च कब हुआ था? दांडी मार्च 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल को समाप्त हुआ था। गोलमेज सम्मेलन 3 बार हुआ था। गोलमेज सम्मेलन एक हुआ था 1929 में, एक हुआ था 1930 में, नहीं 1930, 1931, 1932, 3 साल ये लगातार हुआ था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। ये भी सवाल पूछे जाते हैं, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, और तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। तो एक एक चीजों को आपको समझना है। चलिए, भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क कब स्थापित हुआ था? सूफी संत के आगमन के बाद, 11वीं शताब्दी के तुर्की अभियान के बाद, 7वीं शताब्दी में सिंध पर अरब आक्रमण के बाद। हाँ, 7वीं शताब्दी लगभग 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। सिंध के राजा उस समय दाहिर था, और उस पर आक्रमण किया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा आक्रमण किया गया था। पहला अरब आक्रमण यही था, ठीक है। इसे याद कर लें, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सिंध विजय के बारे में सूचना किस फारसी ग्रंथ में मिलती है? तो यह मिलती है चचनामा में। चचनामा के लेखक हैं अली बी मिलता है, चचनामा के लेखक हैं, और चचनामा में सिंध विजय के बारे में सूचना प्राप्त होती है। आगे देखेंगे 46, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो वह था मोहम्मद गजनबी। मोहम्मद गजनबी इसका सही जवाब हो जाएगा। मोहम्मद गजनबी एक तरफ तो संस्कृत मुद्रा लेख लिखा था और एक तरफ अरबी, ठीक है, एक तरफ अरबी सिक्का के, एक तरफ अरबी और एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख। यह चांदी का सिक्का चलाया था महमूद गजनबी ने। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार पूछ रहा है, तो देखिए उतबी है, फारूकी का नाम सुने होंगे, फारूकी, और एक और है, और क्या ढेर सारे हैं, जिसमें से अलबरूनी भी है, अलबरूनी भी इसमें आ जाएगा, अलबेरूनी। ये इतिहासकार भारत का दौरा भी किया था मोहम्मद गजनबी के साथ में। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? ये अलबरूनी ही हो जाएगा। पुराणों का सबसे पहले अध्ययन किया था, ये पहला मुस्लिम था। 49 किताबुल हिंद या तहकीक हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? बताइए। ये अलबरूनी ही था, जो कि महमूद गजनबी के दरबारी इतिहासकार था।
और ये मोहम्मद गजनबी के साथ आया था। और ये सारा वृतांत लिखता है किताबुल हिंद में, ताकि के हिंद में पूरा यात्रा वृतांत लिखता है, भारत के बारे में लिखता है। 50वां कहता है मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी को सबसे पहले पराजित करने की बात अगर छोड़े तो पृथ्वीराज चौहान तो सबके मुंह पर है कि पृथ्वीराज चौहान ने उसे हराया था। फिर उसके बाद दोबारा जब आया पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करने के लिए, जयचंद ही बुलाया था उसको, किसके विरुद्ध? पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध युद्ध करने के लिए। तो वहाँ पे मोहम्मद गौरी दूसरे बार में जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। उसके बाद फिर चंदावर का युद्ध होता है 1194-96 में। उसमें ये जयचंद हारता है और मोहम्मद गौरी वहाँ जीत जाता है, यानी कि जयचंद ही बुलाता है और बाद में चल के जयचंद को मोहम्मद गौरी नहीं बकसता है। लेकिन उससे पहले की अगर हम बात करें तो मोहम्मद गौरी को सबसे पहले पराजित किया था भीम द्वितीय ने। सबसे पहले अगर कोई पराजित किया था भारत में तो भीम द्वितीय था, मोहम्मद गौरी को पूरी तरह से पराजित किया था। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।